नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बात करेंगे कोटक मिड कैप फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर अतुल भोले हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ईवीपी और फंड मैनेजर हैं कोटक म्यूचुअल फंड से। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और कोटक मिड कैप फंड से जुड़ी तमाम बारीकियों को समझेंगे। मिड कैप कैटेगरी इन पर्टिकुलर कैसी लग रही है यहाँ से, उस पर भी आउटलुक लेंगे। लेकिन सबसे पहले व्यू आपका मार्केट्स पर, या एग्जिस्टिंग मार्केट्स आपको कैसे लग रहे हैं? क्या रिस्क आपको दिखाई दे रहे हैं? रिटर्न्स के हिसाब से अगले एक साल कैसा रह सकता है? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? नमस्कार दीपाली जी। मार्केट का हम सोचे तो आई थिंक जो इंडियन इकोनॉमी की साइड से हमें जो रिस्क लगती है या जो अपमूव लगता है, उसमें हमें कुछ चिंताएं नहीं है। आई थिंक इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है, मैक्रो स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखी है गवर्नमेंट से। लेकिन जो बाहर से जो एक्सटर्नल साइड से जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हर दिन नए नए निर्णय लेते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी आई थिंक ये चलती रहेगी। उसके ऊपर कॉल लेना आज की घड़ी में बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक ये अनसर्टेनिटी का एक ही है कि हम कहेंगे कि डाउन साइड इस मार्केट में बहुत कम लगती है, बिकॉज ऑलरेडी हम 1-1.5 साल का जो टाइम करेक्शन है वो झेल चुके हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में तो स्टॉक करेक्शन प्राइस लेवल पे भी काफ़ी अच्छा हो गया है। और जो 1-1.5 साल हमारा जो अर्निंग ग्रोथ एकदम 6-7% पे आ गया था, कोविड के बाद 14-15% पे अर्निंग ग्रोथ हो रही थी, फिर एक 5-6 क्वार्टर से वो एकदम से गिर के 6-7% अर्निंग ग्रोथ रह गई है। मुझे लगता है गवर्नमेंट और आरबीआई ने जो बहुत सारे मेजर्स लिए लास्ट एक साल में, उसके चलते अर्निंग ग्रोथ अभी डबल डिजिट में जा सकती है। तो डोमेस्टिक साइड से हमें कुछ चिंता की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। वैल्यूएशन भी एक साल के करेक्शन के बाद एवरेज लेवल्स पे आ गए हैं, जो हम एक साल पहले इसी टाइम पे, जब हम 23-24 टाइम फॉरवर्ड पी पे चले गए थे, अभी हम 19-20 टाइम पे और आ गए हैं, बिकॉज अर्निंग बढ़ी है और प्राइसेस कुछ कुछ जगह नीचे आए हैं। तो डोमेस्टिक साइड से हमें कुछ चिंता नहीं है, बट एक्सटर्नल साइड उसका कहना बहुत मुश्किल है हमारे लिए भी। वो वोलेटिलिटी मुझे लगता है कि चलती रहेगी। ओके। अच्छा, आपने कहा कि वैल्यूएशंस भी ठीक हैं और पिछले साल के मुकाबले अगर तुलना करें। अच्छा ये बताइए, आपने कहा मार्केट्स में यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, लेकिन कोई भी खबर आती है ग्लोबल फ्रंट से या कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, गिरावट हम मार्केट्स में देखते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। आप रिसेंट मार्केट का मूव देख लीजिए। ये मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेकर आपका व्यू क्या है? यहाँ और भी पेन बाकी है क्या? मतलब जब लग रहा था कि एक साल से तो गिर ही रहे हैं, अब शायद वैल्यूएशन अच्छी हो गई हैं, कंफर्ट आ गया, उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है मिड कैप और स्मॉल कैप पे भी हम काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है। कुछ ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलरली जब मिड कैप बास्केट देखे तो वहाँ पे अर्निंग ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 15-16% का अर्निंग ग्रोथ दिखाई दे रहा है और एक्सपेक्टेशन भी बहुत अच्छे हैं। ऑब्वियसली वोलेटिलिटी आती है, इस प्रकार की खबरें आती है कि इंडिया पे सैंक्शन लगेगा या 100% टैरिफ लगेगा वगैरह, तो मार्केट में थोड़ी रिएक्शन आती है। बट अगर आप लास्ट 3 महीना 6 महीना देखें तो मार्केट मतलब वही 2-3% ऊपर नीचे घूम रहा है। ऐसा नहीं कि हमने 5-10% करेक्शन देखा है। तो मुझे लगता है इवन मिड कैप स्मॉल कैप में भी कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अ, अ, ये जो खबरें हैं या नॉइज जो हम बोलते हैं मार्केट में, ये नॉइज बहुत है, लेकिन जब अर्निंग ग्रोथ आएगी मुझे लगता है बाजार अपने आप ही संभल जाएगा। और अर्निंग ग्रोथ के साथ साथ दूसरी चीज हमारे लिए बहुत फेवरेबल है कि जो फ्लोज इंडियन इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के थ्रू या एनपीएस या ईपीएफओ के थ्रू मार्केट में डाल रहे हैं, वो फ्लो का जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छा है। तो हमें सिर्फ अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट में आने की राह देखनी है। उसके बाद आई थिंक मुझे लगता है चीजें अपने आप ही संभल जाएगी। ओके। अच्छा चलिए, अब आपके कोटक मिड कैप फंड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि आपकी अप्रोच क्या है इस फंड को लेकर? क्या राशनाले आपका रहता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? तो मिड कैप में ऑब्वियसली जैसे हमने बोला कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, अपसाइड भी लंबे समय में अच्छी आती है, बट बार बार उसमें वोलेटिलिटी या रिस्क आ सकती है। तो हमारा अप्रोच यही है कि हम रिटर्न की जरूर उम्मीद रखते हैं, बट उसके साथ साथ हमें रिस्क भी मैनेज करना है। तो उस हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है। चूंकि हम कैश कॉल नहीं लेते हैं, मार्केट महंगा है या बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ गई है, फिर भी हम कैश कॉल नहीं लेते। हम ये ट्राई करते हैं कि सेक्टर्स और स्टॉक को हम अच्छे से स्टडी करते रहे, बारीकी से रिसर्च करते रहे, और हम पैसे को सेक्टर्स या स्टॉक में घुमाते रहते हैं। तो दैट इज वन कि हम कैश कॉल नहीं लेते हैं। दूसरा, पोर्टफोलियो में लगभग 60 से 80 स्टॉक्स होते हैं, 60 से 80 स्टॉक होते हैं।
और जो फर्स्ट होल्डिंग है या टॉप होल्डिंग है उसका वेट भी करीब करीब 4% के आसपास कैप होता है, उससे ज़्यादा हम रखते नहीं है वेट। तो कंसंट्रेशन रिस्क कम करने का ट्राई करते हैं। तो ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन लेवल पे है। स्टॉक सिलेक्शन लेवल पे या स्टॉक कैसे हम चुनते हैं इस फंड के लिए वो देखा जाए तो हमें लगता है कि थोड़ा क्वालिटी और ग्रोथ बायस रखना ही मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए जी। बेहतर होता है। बिकॉज अगर बिजनेस में या मैनेजमेंट में क्वालिटी अच्छी होती है और ग्रोथ अच्छी होती है तो एक लेवल पे स्टॉक में ऑटोमेटिकली बाइंग आ ही जाती है, कितना भी खराब न्यूज़ फ्लो हो एक्सटर्नल लेवल पे। तो ये दो तरीके हैं, एक स्टॉक सिलेक्शन का और दूसरा पोर्टफोलियो लेवल पे। अच्छा, मैं स्टॉक सिलेक्शन की बात पहले कर लेती हूँ आपसे, उसके बाद मैं ओके। पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन को भी समझूंगी। अच्छा, मैं पढ़ रही थी आपके कोटक मिड कैप फंड के बारे में और एक चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जो फंड है वो स्टॉक सिलेक्शन के लिए बॉटम अप अप्रोच लेकर चलता है, खास तौर से बीएमवी मॉडल पर काम करता है। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि बीएमवी मॉडल क्या है और क्या क्राइटेरिया रहता है आपका स्टॉक सिलेक्शन का? बराबर है। तो बीएमवी मॉडल बेसिकली मतलब बिजनेस मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन। तो हम कोई भी स्टॉक जब देखने को शुरुआत करते हैं बाइंग के नज़रिए से, तो हम पहले उसका बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है, उसमें स्ट्रेंथ क्या है, उसके मोड्स क्या है, वो बिजनेस कैश जनरेट करता है या नहीं करता है, आरओईज क्या है, या उस बिजनेस में कॉम्पिटिटिव सिनारियो क्या है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं बिजनेस के इसमें वो देखते हैं। और नेक्स्ट 3-5 साल में बिजनेस का ग्रो करने का कैपेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, वो सब हम चेक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने कैपिटल एलोकेशन कैसे किया है, कब कब उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, कब कम इन्वेस्ट किया है, या कई कई जगह कॉर्पोरेट गवर्नेंस के काफ़ी इशू होते हैं, रिलेटेड पार्टीज एक्सेट्रा, तो वो हम चेक करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें पे हमें कंफर्ट आया तो फिर हम वैल्यूएशन देखते हैं। तो कोई भी स्टॉक हम इसलिए नहीं लेते कि वो बहुत सस्ता है, 8 या 10 का पी है या वन टाइम बुक पे चल रहा है, इसके लिए हम स्टॉक नहीं लेते हैं। पहले ये इंश्योर करना बेटर होता है कि बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, उसमें ग्रोथ पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट 3-5 साल की। उसके बाद वैल्यूएशन का कॉल आता है कि ये वैल्यूएशन पे लेना है या नहीं लेना है। सो दैट इज द वे वी लुक एट स्टॉक सिलेक्शन फॉर दिस फंड, एंड वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। कोटक एएमसी एज ए होल वी फॉलो बीएमवी एज वेल एज ग्रोथ एट अ रिजनेबल प्राइस काइंड ऑफ अप्रोचेस। तो कहीं भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ या क्वालिटी जो बहुत महंगे दामों पे आ सकती है वो भी नहीं करते, और बहुत ज़्यादा वैल्यू स्टाइल में भी हम बिलीव नहीं करते। तो ये एक आई थिंक मिडल अप्रोच है जिसपे हम पहले बिजनेस और मैनेजमेंट इंश्योर करते हैं और फिर वैल्यूएशन पे कॉल लेके स्टॉक लेते हैं। ओके। अच्छा, अभी आपका अगर हम सेक्टोरल बायस देखें तो वो किस तरीके का है इस फंड के थ्रू? तो सेक्टरल बायस उसमें हाईएस्ट वेट है एक्चुअली बैंकिंग फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का। मुझे लगता है लास्ट 3-6 महीने में बैंक्स और एनबीएफसीज में थोड़े थोड़े कंसर्न्स थे निम कॉम्प्रेशन या एसेट क्वालिटी की, वो अभी काफ़ी हद तक कम होते जा रहे हैं। वैल्यूएशन जो है इस बकेट का काफ़ी रिजनेबल है कंपेयर टू एंटायर मार्केट। और ये जो सेक्टर है वो थोड़ा उसका सेंसिटिविटी है एक्सटर्नल सेक्टर में, एक्सपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो कई कई प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जगह हम काफ़ी बुलिश है विद इन फाइनेंशियल सर्विसेज इज बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट या एसेट मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये जो कैटेगरीज है उसमें हम काफ़ी इस फंड का एक्सपोजर है। तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इज द लार्जेस्ट सेक्टर जहाँ पे हमने अलोकेट करके रखा है ऑलमोस्ट 22-24% फंड का। उसके बाद नंबर आता है आईटी सर्विसेज। तो आईटी सर्विसेज एक आप बोल सकते हैं कि एक कॉन्ट्रा कॉल है इस घड़ी में। लोगों को काफ़ी कंसर्न है, मार्केट को कंसर्न है कि आईटी में ग्रोथ कैसे आएगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज नॉइज है एआई से लेके, और यूएस गवर्नमेंट जो कर रही है H1B वीज़ा वगैरह वगैरह उससे चलते। बट हमें लगता है कि अल्टीमेटली ये जो सर्विसेज है आईटी सर्विसेज ये लगेंगे ही बिजनेसेस के लिए। और इनका लास्ट 3 साल से डाउन साइकिल चल रहा था। ये कंपनीज ने 21-22 में बहुत अच्छा किया था अगर आपको याद है। उसके बाद 3 साल का डाउन साइकिल था, और मुझे लगता है हर एक सेक्टर में या बिजनेस में साइकिल्स होते हैं, बिजनेस साइकिल्स। ऐसा नहीं होता है कि वो बिजनेस या सेक्टर कंप्लीटली हमेशा ही आउट ऑफ रडार हो जाए। तो वो हिसाब से हम आईटी पे बुलिश है। वैल्यूएशन अगेन रिजनेबल, डिविडेंड यील्ड भी है काफी सारे स्टॉक्स में 2-3% का। अ, तीसरा बकेट में ये बोलूंगा बेसिकली जो हॉस्पिटल चेन्स लास्ट 4-5 साल में उभर के आ रहे हैं तो उसको लेके हम काफी बुलिश है। तो इस फंड में ऑलमोस्ट 8-10% इन हॉस्पिटल चेन्स में है। हमें लगता है जैसे लास्ट 20-25 साल में प्राइवेट बैंकिंग में हुआ, अपॉर्चुनिटी बहुत थी, और
एक्चुअली उतना ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं थे पीएसयू बैंक या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। वही सिमिलर सेटअप आज हॉस्पिटल स्पेस में है। अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट मशीनरी जो है हेल्थ केयर की वो काफ़ी लिमिटेड है। और जो इंडिविजुअल डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल रन करते थे छोटे मोटे शहरों में, वो आई थिंक आगे जाके बहुत मुश्किल होगा इंडिविजुअल डॉक्टर को रन करना। तो ये सारी रिक्वायरमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल की साइड आएंगी, तो वो वहां से लेके हम काफी बुलिश है। तो ये 4-5 जगह पे फंड काफी ओके बुलिश है। ओके। अच्छा, आपने फिनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स फिनेंशियल सर्विसेज की बात की, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी है। पिछले 6 महीने या पिछले 3 महीने में जिन जिन पॉकेट्स का आपने जिक्र किया अतुल जी, यहाँ पर एलोकेशन कम ज़्यादा कुछ किया है क्या? तो बेसिकली आईटी, हॉस्पिटल ये हमारे पास पहले से ही था। केमिकल भी काफी हद तक था। तो लास्ट 3 महीने में ये चेंज हुआ है कि कई कई जगह, जैसे आपने बोला कि हम बॉटम ऑफ लेवल पे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, तो वैसे ही कई कई जगह पे हमने काफी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था सितंबर अक्टूबर के दौरान। और वो जो पैसा हमने रिलीज किया था और उसके साथ साथ जो न्यू इनफ्लो आ रहा है, वो उसका लार्ज पार्ट ऑफ दैट एक्चुअली वेंट इनटू, मतलब बहुत ज्यादा उसका फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग में गया है। ओके। अच्छा, आईटी और फार्मा में भी आपका एक्सपोजर है, मैं देख भी पा रही हूँ। क्या अप्रोच है आईटी को लेकर स्पेसिफिकली, क्योंकि जो भी ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है, ट्रम्प की तरफ से हो रहा है, ये सेक्टर काफ़ी सेंसिटिव है और उसी तरीके का रिएक्शन हम डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं मार्केट्स में, इन पॉकेट्स पर आते हुए देखते भी हैं। जब लग रहा था कि शायद आईटी में वर्स्ट इज़ ओवर, अब शायद लेने का मौका है, कोई भी बैड न्यूज़ एकदम इम्पैक्ट करती है यूएस से आते हुए। अभी क्या व्यू है आपका आईटी को लेकर विद रिगार्ड्स टू ग्रोथ, वैल्यूएशंस, क्या सजेशन रहेगा? मुझे लगता है जो सेक्टर में ऐसे कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो सेक्टर ने एक्चुअली लास्ट 2-3 साल से कुछ ज़्यादा परफॉर्म भी नहीं किया है, वहीं पे ज़्यादा हम बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आईटी उसी हिसाब से हमें लगता है कि बिजनेस साइकिल पर्सपेक्टिव से हिसाब से, बिकॉज हर एक बिजनेस में 2-3 अच्छे साल होते हैं और 2-3 डल साइकिल आ सकता है, थोड़ा कम तेजी का समय आ सकता है। तो आईटी हमें लगता है कि अभी रेडी हो रहा है नेक्स्ट, बिकॉज जो रिक्वायरमेंट है आईटी सर्विसेज का वो तो रहेगा ही। वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो वैसे लास्ट 2-3 साल थोड़े कम थे डिमांड। बट आगे जाके हमें लगता है कि डिमांड बराबर से आएगी। और उसके साथ साथ वैल्यूएशन जो कंफर्ट है वो काफ़ी हद तक आईटी सेक्टर में मिलता है हमें। जो आईटी कंपनीज का पी रेशो है वो 20 से 25 के दरमियान है, और डिविडेंड यील्ड भी 2 से 3% के बीच में मिल जा रही है उस स्टॉक्स में। काफ़ी अच्छे बिजनेसेस है, कैश जनरेटिंग, आरओई जनरेटिंग बिजनेसेस है, मैनेजमेंट्स आर वेरी गुड। तो हमें लगता है ये जो नॉइज है या बहुत ज़्यादा ज़्यादा कंसर्न है लोग इस सेक्टर से लेके, वही एक अपॉर्चुनिटी हम देख पा रहे हैं कि इस सेक्टर में अगर थोड़ा पेशेंस रखा 1-2 साल का, तो उसमें अच्छा पैसा बन सकता है। ओके। अच्छा, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स में भी अभी आप इन्वेस्टेड हैं? अगर हाँ तो कितना परसेंटेज टर्म्स में, और क्या ये एलोकेशन परसिस्टेंट रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम? एक्चुअली हमने देखा है कि जीएसटी कट जब अनाउंस हुए अगस्त के बाद और इम्प्लीमेंट हुए, उसके उसके साथ साथ ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा किया। बहुत सारे स्टॉक्स ने और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो एक्चुअली ये जब स्टॉक ऊपर जा रहे थे और ऊपर गए हैं, उस वक्त हमने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग किया इस सेक्टर में। बिकॉज जब खबरें बहुत अच्छी होती है, सेल्स बढ़ने की उम्मीद होती है, स्टॉक्स ने अच्छा किया है, तो उस टाइम पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करना ही बेटर होता है। जनरली लोगों का ये मिस्टेक होता है कि जब कोई सेक्टर अच्छा करता है तो उसी को मोमेंटम को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, ये कंटिन्यू रहेगा ऐसे सोच के उस स्टॉक्स में खरीदारी होती है। तो हमें लगता है कि एक्चुअली वो टाइम था, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। वो पैसा हम बैंकिंग और फाइनेंशियल जहाँ पे थोड़ा अपॉर्चुनिटी अच्छा लग रहा था, वहाँ पे वो हमने डिप्लॉय किया है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये बात हुई अब तक बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज की, आईटी की, ऑटोज़ की, फंड के थ्रू कितना एक्सपोजर इन पॉकेट्स में लिया हुआ है, क्या आउटलुक है। एक क्विक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज हम बातचीत कर रहे हैं कोटक के मिड कैप फंड की। इसी पर बातचीत करने के लिए अतुल भोले हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ईवीपी और फंड मैनेजर हैं कोटक मिड म्यूचुअल फंड से। और क्योंकि हम मिड कैप फंड की बात कर रहे हैं, और इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप इस फंड की परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 1 साल में लगभग 4% के रिटर्न्स आते हुए दिखाई दिए हैं। 3 सालों में 21%,
5 सालों में 24% के आसपास के रिटर्न्स डिलीवर हुए हैं। पिछला 1 साल स्पेशली अतुल जी मिड कैप्स के लिए 1-1.5 साल 2 साल कह सकते हैं, काफ़ी वॉलेटाइल रहा और हमने काफ़ी करेक्शन भी देखी काफ़ी पॉकेट्स में। उसके बावजूद भी आप मैनेज कर पाए मिड कैप्स में स्पेशली 4% के रिटर्न्स, जो कि कमेंडेबल है। अब एग्जैक्टली आपकी अप्रोच क्या रहती है जब मार्केट साइकिल्स चेंज होती हैं, जब वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ती है, कैसे मैनेज करते हैं इस फंड को ताकि रिटर्न्स पर परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट ना हो? दीपाली जी, लास्ट 1 ईयर बहुत वोलेटाइल था। जैसे आपने कहा कि मिड कैप एक्चुअली इंडेक्स फ्लैट है, बट एवरेज मिड कैप स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 13-14% का करेक्शन है। जो मीडियन करेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसमें हमें जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन का अप्रोच है, जहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा वेटेज देते हैं क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, उसने हमें बहुत हेल्प किया है। बिकॉज कोविड के बाद जो 4 साल थे वहाँ में बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया, बट लोगों ने उसमें क्वालिटी एस्पेक्ट को थोड़ा अंडरमाइन किया था। लोगों ने मोमेंटम फॉलो करके वो स्टॉक्स में मोमेंटम चेस करके रिटर्न बनाने का ट्राई किया। बट लास्ट 1-1.5 साल में जैसे ही अर्निंग सपोर्ट गया और थोड़ा मार्केट का मोमेंटम कम हुआ, वो स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखी गई है। ऑलमोस्ट 30-40-50% से भी स्टॉक गिरे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में। तो वो स्टॉक्स हमने कभी चेस ही नहीं किए थे और पूरा फोकस था कि क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट जहाँ पे हो और ग्रोथ विजिबिलिटी हो, वैसे ही स्टॉक में रहे। तो वो स्टॉक्स में काफ़ी कम गिरावट हमें मिली। तो वो एक स्टॉक सिलेक्शन ने हमें हेल्प किया। और दूसरा जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है, जैसे हम पोर्टफोलियो को काफ़ी डाइवर्सिफाई रखते हैं। जैसे 20-30 स्टॉक का पोर्टफोलियो नहीं होता है, ये पोर्टफोलियो जनरली 60 से 70 स्टॉक्स का होता है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, इसने भी हमें काफ़ी हेल्प किया है इन दिस काइंड ऑफ वोलेटाइल और फॉलिंग मार्केट। तीसरा जो फैक्टर है, बेसिकली कोविड के बाद हमने देखा है कि एवरी 6 मंथ्स, 6-6, 8-8 महीने में थीम्स और सेक्टर्स में जो लीडरशिप आती है और जाती है, वो काफ़ी फ्रिक्वेंट हो गई है। तो हमने वही एक्सट्रापोलेट करने का या एक्सप्लॉइट करने का ट्राई किया है। जैसे आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था मार्च 25 में, उसके बाद डिफेंस स्टॉक्स अचानक से 60-70% चल गए थे। तो फॉर्चुनेटली हमारे पास काफ़ी डिफेंस स्टॉक्स थे उस टाइम पे, तो हमने तुरंत उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। ना कि हमने वो मोमेंटम चेस किया, बिकॉज जब मोमेंटम चेस करते तो उसमें हम फंस सकते हैं। तो हमने प्रॉफिट बुक किया। और जैसे मैंने अभी बताया था कि ऑटो सेक्टर भी जब जीएसटी कट के बाद चले थे, तो हमने काफी प्रॉफिट बुक किया। और वो जो पैसा रिलीज होता है, हम अंडर वैल्यूड या निग्लेक्टेड आइडियाज को ढूंढते रहते हैं। तो ये जो थोड़ा एट द मार्जिन हमने पोर्टफोलियो में चर्न भी किया था, उससे भी हमें काफी फायदा हुआ है लास्ट के 1-1.5 साल में। ओके अच्छा, अभी आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं या कुछ कैश पर भी हैं? नहीं, हम फुल्ली इन्वेस्टेड है। एट द एएमसी लेवल, कोटक म्यूचुअल फंड के लेवल पे हमारा पूरा फोकस रहता है कि हम कैश कॉल ना लें। बिकॉज इन्वेस्टर्स या जब पार्टनर्स हमें पैसा देते हैं तो हम इन्वेस्ट करते हैं। और लंबे समय में हमने देखा है कि कैश कॉल बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। आपके पोर्टफोलियो में क्या है, अगर आपके पास 90% इक्विटी है, 98% इक्विटी है, शेयर्स है, तो वो कौन से शेयर है, क्या क्वालिटी के शेयर है, वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि 3-5% कैश या 10% कैश का लेवल। ओके अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी पॉकेट्स जहां आपको डिस्कम्फर्ट है, जहां पर आप अंडरवेट हैं, जहां वैल्यूएशंस या ग्रोथ के कंसर्न्स आपको दिख रहे हैं, वो कौन सी हैं? तो मेटल्स, माइनिंग या कमोडिटीज साइड पे हमारा काफ़ी अंडरवेट है। जबकि आजकल न्यूज़ काफ़ी या रैशनल बहुत आ रहे हैं कि कमोडिटीज़ में तेजी है या कमोडिटीज़ में तेजी हो सकती है डॉलर डिप्रिसिएशन के कारण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये सेक्टर हमेशा ही बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। उसमें हमारे सब चीज़ें होने के बाद हमारे समझ में आती है। चाइना में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, वो होने के बाद अपने हमें समझता है। तो अभी तो हम ये सेक्टर से थोड़ा दूर ही रह रहे हैं। कमोडिटीज, ओवरऑल ऑयल एंड गैस, मेटल्स में हमारा काफ़ी अंडरवेट है। उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स में भी हमारा काफ़ी अंडरवेट है। जबकि हॉस्पिटल्स पे हम बुलिश है, बट जो फार्मा कंपनीज है वहाँ पे हमारा अंडरवेट है। और कंज्यूमर स्टेपल्स जो है, कंज्यूमर कैटेगरी, वहाँ पे भी हमारा काफ़ी अंडरवेट है। ओके ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और अतुल जी, अगर हम आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो कंपोजिशन को देखें
तो क्या अप्रोच आपकी रहती है पोर्टफोलियो रिव्यू को लेकर, रिकंस्ट्रक्शन को लेकर? जो भी स्टॉक्स आपने पिक किए हैं, क्या कुछ टाइमलाइन है कि आई एम श्योर मॉनिटरिंग तो डे टू डे बेसिस पे होती होगी, बट कब बदलाव करना है, कब बदलाव नहीं करना है, 3 मंथ्स 6 मंथ्स, कब रिव्यू होता है कंप्लीट पोर्टफोलियो जहां आपको लगता है कि बदलाव करने की ज़रूरत है? इस तरह कोई सेट फॉर्मेट है या फिर वेन एवर वेर एवर नीडेड यू टेक द कॉल? नहीं, एक्चुअली दीपाली जी, ये मार्केट और बिजनेसेस आर बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो चुके हैं। और जैसे मैंने बोला कि एवरी 6-8 मंथ्स मार्केट लीडरशिप या सेक्टर लीडरशिप चेंज होती है। जहाँ पे कुछ इवेंट पॉजिटिव होता है तो स्टॉक्स बहुत खींचे जाते हैं, और जहाँ पे कुछ होता नहीं है या डाउनग्रेड होते हैं वहाँ पे लोग बहुत इग्नोर करते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग है, ये हमें काफ़ी डायनेमिक बेसिस पे करना पड़ता है। हम इसको कोई टाइम लिमिट नहीं सेट कर सकते। जैसे सेक्टर्स में चेंज होते हैं, स्टॉक्स में चेंज होते हैं, या फिर स्टॉक्स के प्राइस हमारे टारगेट्स अचीव कर जाते हैं, उससे भी ऊपर जाते हैं, तो हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। थोड़ा 7-8 साल पहले थोड़ा मार्केट डिफरेंट था। वहाँ पे हम बोल सकते थे कि हमने लिया है और हम 2 साल 3 साल उस पर बैठेंगे जब तक कंपनी अच्छा कर रही है। बट पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद और ये जो वॉर्स हो रहे हैं, उसके चलते काफ़ी डायनेमिज्म है सेक्टर्स में। बिजनेस साइकिल शॉर्ट हो गए हैं, मार्केट में जो लीडरशिप होती है सेक्टर्स की वो भी काफ़ी शॉर्ट हो गई है। तो ये सब के चलते हुए हमें थोड़ा डायनेमिक या थोड़ा अजाइल रहना पड़ता है। तो ये काफ़ी डायनेमिक तरीके से हम अभी लास्ट 2-3 साल से कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अब अगर हम इस फंड के ओनिंग रिस्क की बात करें तो आपके हिसाब से इन्वेस्टर एपेटाइट कितनी होनी चाहिए, कितना टाइम होराइजन होना चाहिए अगर कोई भी इन्वेस्टर एक्सपोजर लेता है इसमें? तो आई थिंक टू स्टार्ट विद, आज के घड़ी में हमारा मार्केट पे ओवरऑल आउटलुक ही पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव है कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हम काफ़ी कॉशियस थे, मिड कैप और स्मॉल कैप के लेके तो बहुत ज़्यादा कॉशियस थे। बट इस साल हमारा मार्केट का आउटलुक काफ़ी अच्छा है। जो मैंने अर्निंग ग्रोथ वापस आने की बात की है, डबल डिजिट में आएगी, वैल्यूएशन एवरेज पे आ गए हैं। हमारे मार्केट में रिलेटिवली बहुत अंडर परफॉर्म कर लिया है बाकी इमर्जिंग मार्केट्स को, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा अदर एसेट क्लासेस को। तो हम मार्केट पे पॉजिटिव है। और इसमें हम मिड कैप में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है कि इस साल मिड कैप आउट परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो ये सब चलते हुए हम बोलते हैं कि अब आज के घड़ी में लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बट जबकि आप इक्विटी में आ रहे हो तो कम से कम 5 से 7 साल का होराइजन, टाइम होराइजन रहना बहुत जरूरी है। बट बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डाउन साइड लिमिटेड है और अपसाइड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, हम बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन लार्ज कैप एंड मिड कैप इन लमसम एंड स्मॉल कैप में उनका एसआईपी या एसटीपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बट 5 से 7 साल का टाइम होराइजन होना बहुत जरूरी है इक्विटी में आने के लिए। ओके और आपने टाइम होराइजन की बात तो की, एक चीज़ और क्विकली आपसे पूछना चाहेंगे, अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन में अभी कितना एक्सपोजर आपके हिसाब से मिड कैप कैटेगरी में लिया जा सकता है, मार्केट कंडीशंस को भी ध्यान में रखते हुए? तो इसमें और एक चीज आती है कि इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट क्या है और इन्वेस्टर का एज क्या है, उसके हिसाब से भी एसेट एलोकेशन मैटर करता है। बट मुझे लगता है एवरेज इन्वेस्टर जो 30 या 35 साल का होगा, अर्निंग होगा, वेल अर्निंग होगा, उनके पोर्टफोलियो में लगभग से 30-35% मिड कैप का अलोकेशन हो सकता है। टेक्निकली आई एम सेइंग कि 5-10% ज़्यादा हो सकता है। ऑन अ नॉर्मल बेसिस इट कैन बी 20-25% फॉर दिस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स। बट आज के घड़ी में लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी, लुकिंग एट द मैक्रो सिनारियो वैल्यूएशंस, वो थोड़ा 5-10% से बढ़ के 30-35% तक जा सकता है मिड कैप अलोकेशन। ओके, चलिए, तो ये चर्चा हुई आज कोटक मिड कैप फंड की और क्या अप्रोच इस फंड के थ्रू रहती है। अतुल जी ने तमाम बातें एक्सप्लेन की, बॉटम अप अप्रोच लेकर ये चलते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट वैल्यूएशन सभी इनके पैरामीटर्स हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए। और जैसे इन्होंने बताया भी, कंपोजिशन इस फंड का बैंक्स, फाइनेंशियल्स, आईटी, हेल्थ केयर, केमिकल्स, हॉस्पिटल्स, ये वो पॉकेट्स हैं जहाँ पर ये इन्वेस्टेड है, फिलहाल फुल्ली इन्वेस्टेड है। और एटलीस्ट 5-7 साल का होराइजन लेकर चले इन्वेस्टर्स अगर कोई भी मिड कैप फंड चुनते हैं। कोटक मिड कैप फंड को लेकर एग्जैक्टली क्या इन्वेस्टमेंट अप्रोच है अतुल जी की, वो तमाम बातें अभी एक्सप्लेन की गई। थैंक यू अतुल जी, शुक्रिया आपका आने के लिए और इस फंड की तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बार की खबरें जारी है। नमस्कार।